अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुझसे ये मैनेज नहीं होता कि सुबह में करना है हिस्टन की, ये शाम में करना है। कभी ऑन टाइम पाकिस्तान के 8 बजे तक हो जाता है और कभी नहीं हो पाता। तो आज फिर लेट, रात भर जागने का नतीजा तो निकलता है ना। बहरहाल मौजूद पाकिस्तान है, मगर इसमें अमेरिका रिलेट है थोड़ा, और रिलेशन तो सारा पाकिस्तान ही है यकीनन, मगर यहाँ से कुछ अहम बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है करने की। और पाकिस्तानी जो ये एतराज़ करते हैं कि मैं यहाँ पर गुफ्तगू न करूँ, देखिए मैं आप ही के लिए करता हूँ। ये जो मुल्क है ये आपके बानियों में से है, ये ध्यान में रखे, और मैं भी साबित किए देता हूँ, बहुत बार किया है, मगर आप लोग मानते नहीं हैं। मौजूद जो है, पहले तो कि पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन में अब आपने क्या करना है, बहुत दिलचस्प है। फिर रजी ज्यादा है, मैं तो अजीब सा लगता है कि कोई सहाफी दादा भी हो सकता है, मगर भाई है। बहुत लोगों ने जोर दिया कि मैं उस पर बात करूं, मैंने तो अवॉइड किया था, मगर अब कुछ चीजें और सामने आई है तो करना पड़ेगा। फिर आपको पिछले जो मैं बताता रहा हूं, अब पूरी अपोजिशन मुस्लिम लीग के अपने लोग चिल्ला उठे हैं, उनका जिक्र करना जरूरी है। और फिर साना सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे भेजी है, मैं फर्ज समझता हूँ, उनका हक समझता हूँ, उसे क्लियर किया जाए। और इसी से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब आपको इमरजेंसी में अमेरिका का मशहूर तरीन, दुनिया में नोन रेनाउंड नंबर 911 डायल करना है, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 911 जारी किया है। ये बहुत खुशाइन बात है कि 911 से हम शुरू हो रहे हैं। 78 साल लगे कि जिन्होंने ये मुल्क बनाया, उन्होंने बहुत टाइम लिया कि 911 आया है तो उम्मीद है कि उस जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी कि पलक झपकने में मदद हाजिर हो जाती है बेशतर मामलात में, बड़े पैमाने पर। 100% तो मैं नहीं कह सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, इंसानी माशरा है ये। मगर ये जो जंग है ना कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, अमेरिका, तो अमेरिका छाया हुआ है और वही छाया रहेगा। उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि क्रिएशन में उनका हाथ है, आपको पालने में, आगे बढ़ाने में, पीछे घटाने में, और जो कुछ है कि ये सब तुम्हारा कर्म है आता। इसको गलत मानो मत लीजिएगा, बड़ी मादर से कह रहा हूँ, एंड आई मीन इट, कि बात कहीं से कहीं होती है मगर हवाले बनते हैं। तो 911 जो है अलर्ट कर दिया गया है और ये पूरे पाकिस्तान में वर्केबल होगा कि अब आप 911 दबाइए और मदद लीजिए। अब देखना ही है कि ये ईजी को भी दिया जाएगा, छिपा को भी दिया जाएगा, और इस तरह की जो तंजीमें हैं कि सबके साथ अला होगा, या ये हुकूमत पाकिस्तान जो हिलती जुलती, ये सिर्फ टैक्स लेने के लिए है, जुल्म करने के लिए, उठाने के लिए, खाने के लिए, छीनने के लिए, लूटने के लिए है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए, मैं पहले बात करूंगा रजी दादा पर। रजी दादा ने जो पानी के हवाले से, सैलाब के हवाले से, जो रिजवान अहमद नाम है उनका, मगर दादा कहते हैं लाहौर में, सहाफियों के दादा है। मुझे ही नहीं पता कौन सा पाड़ा है प्रेस क्लब में उनका, लाहौर प्रेस क्लब में कितना बड़ा पाड़ा है, मतलब कितना बड़ा ग्रुप है, और उसमें ऐसे कितने क्रिमिनल्स मौजूद है, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि पूरी सोसाइटी एक जैसी है, वो जर्नलिज्म हो, वो कस्टम हो, वो फौज हो, मतलब जिंदगी का कोई एक शोबा हो, ध्यान में रखें। जिस तरह उन्होंने सिंधियों को मुखातिब किया और जो घटिया स्टाइल उन्होंने मिमिक्री की, और उनके चेहरे पर जो जहालत की लानत बरस रही थी, वो अपनी मिसाल आप थी। और वो पाकिस्तान टेलीविजन के, जिसका खर्चा आप पे करते हैं, उसकी जेब से कोई 11 लाख रुपए वसूल करते हैं। सिर्फ इसलिए
कि वो पीटीआई मुखालिफ है, और रियासत के पास इन जैसे ही लोग रह गए पीटीआई को जवाब देने के लिए। ये पाकिस्तान में बहुत वादे अल्फाज में कह रहा हूं, 11वें 12वें नंबर पर भी नहीं आते जर्नलिज्म की जब दर्जा बंदी होती है। मेरे एक दोस्त है, जब इनका ये व्लॉग सामने आया और अभी पीटीवी से नहीं निकले थे, कहने लगे ये कोई नया खेल होने जा रहा है, वो खुद भी पंजाबी है और ये देखना कि अब ये पंजाबियों का हीरो बनेगा। मैंने कहा यार इसको कौन पूछता है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, तुम जितनी अखलाकियात की डिक्लाइन दिखाते हो ना उससे हजारों गुना ज्यादा है। ये अलग बात है कि लोग चुप है। तो आज नाम लेके बता रहा हूं, सोगरा सदर जंग की कॉलम निगार है, बड़ी शायरा कहलाती है, और एक अदबी तंजीम की इस्लामाबाद में सरकारी तंजीम की चेयरपर्सन भी है, रहती लाहौर में, सबने तनख्वाह वसूल कर दी है ना। और एक क्लाउड बनाया हुआ है जो लाहौरी साहब की हल्का है, जिसका कंट्रोल है इस सोसाइटी में रियासत के साथ मिलकर। आज उनकी आवाज भी बुलंद होगी। अच्छा, सराइकी जो है सुगरा के बारे में जो बातें करते हैं वो आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें कि ये कौन है। और ये जब भी मेले मवेशियां और पता नहीं क्या क्या हुआ था ना, उसमें भी बहुत सी चीज़ें उन्हीं की डिज़ाइन की हुई नजर आती थी मुझे। जो पंजाबी जाग के का जो तस्वुर उभारा जा रहा था, वो जो ब्रांडेड विजयाला है वो जो उभार रही थी। देखें, मैं तो सिर्फ इतना एक जुमला और कहूंगा कि अगर ये कोई भले माशरे में होता, रजी रिजवान दादा, तो इसकी वेल्डिंग की दुकान होती, नहीं तो ये इलेक्ट्रीशियन होता। इसकी जबान जब ये खोलता है, जो ये गुफ्तगू करता है, और एक पूरी कौम के बारे में इसने जिस तरह से बात की, उन्हें जिस तरह इसका जो तर्ज तखातुब था और जो अल्फाज इसने अदा किए, वो एक सहाफ़ी नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे सिंधी भाइयों को चाहिए कि ऐसे लोगों की बातों का बुरा न बनाए। और इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है बरतरफी का, सस्पेंड किया है इसको पीटीवी ने, क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। जितने लोग पिछली पीडीएम की हुकूमत से अब तक पीटीवी में आए हैं वो इसी कैटेगरी के हैं। बस वो रियासत की जबान बोलने की कोशिश करते हैं, और रियासत का अलमिया यह है कि आज के माशरे में उनकी हालत ये हो गई कि इन्हें यही लोग अवेलेबल है। इससे ज्यादा बड़ी बात मैं तो नहीं समझता कि मैं कह सकता हूं, ये इससे ज्यादा कहनी चाहिए। ठीक है जी, साना एसोसिएशन, जो साना सिंधी एसोसिएशन है, मैं नॉर्थ अमेरिका, मैं उनके दोस्तों से, अपने साथियों से कहना चाहूँगा, देखिए तनकीद का मतलब कभी ये नहीं होता कि मैं आपके लिए दिल में कोई बुराई रखता हूँ। मैं साना सोहेल हूँ, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, ना माने, मगर मैं फील करता हूँ प्राउडली, और मैं फख्र से सबको बताता हूँ मैं सक्खत से। जमील दाऊदी है, ये सदर भी रह चुके हैं साना के, और मौजूदा कन्वेंशन के चीफ ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि कुछ बातें मैंने दुरुस्त की और कुछ गलत है। जैसे कि मैंने कहा कि 500 लोग थे, वो कहते हैं कि नहीं, मार्शल कोर्ट के मुताबिक क्राउड बड़ा था, 900 अबव था, बहुत से लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया। मैं आपकी बात आपने तरदीद की है, मैं उसे पेश किए देता हूं, मगर जिन लोगों ने मुझे ये खबर दी, मैं उनकी सदाकत पे कभी शुक्र नहीं करूंगा। अब वो भी कहते हैं कुछ 600 लोग तकरीबन हो, तो 600 होंगे, 700 होंगे, 900 होंगे, मगर जिस तरह से आपने मिनी डिक्लेयर करवाया, तफाखुर के लिए ठीक है, दिल पिशौरी करने के लिए आप। और फिर जब मेरे व्लॉग के बाद लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि क्या यहां भी कच्चे का इलाका होगा, क्या यहां भी नॉन मैट्रिक पास हाई स्कूल टीचर लग जाएंगे और करप्शन शुरू हो जाएगी,
कि पाकिस्तान जो करप्शन में डूबा हुआ है उसमें मेरे सिंधी भाइयों का नाम सबसे बड़ा आता है। मुझे खुशी है, बताने वालों ने मुझे 2 खून और मेरे सिंधी दोस्तों के आए कि आपको तो ये पता ही नहीं कि पीपल्स पार्टी ऑफिशियली इस फंक्शन में बैन थी, इस कन्वेंशन में। ये बहुत अहम बात है कि आपको दुख है कि वो सिंध को तबाह कर रहे हैं, मगर पानी जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जहां रियासत पूरी ताकत के साथ बैठी हुई है और आपके लीडर उनसे मिले हुए हैं जो आप ही के यहाँ मुखालफत भी करने आए हुए थे, और उनमें से साफ कहता हूं काजम बख्शी जैसे नटोरियस लोग जिन्होंने अपने ही सिंधी अखबारों पे भी, इबरत पे भी हमला करवाया, काविश पे भी करवाया। काविश पर हमले के बारे में तो मेरे दोस्त बताते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और मर्डर केस भी उन पर फाइल हुए, नबीला से लेके, मैं बहुत सी बातों पे नहीं जाना चाहता। उनको बुलाने के बजाय आप रियल इंटेलेक्चुअल बुलवाते, और बात करनी चाहिए थी कि जो सिंधियों के साथ पीपल्स पार्टी जिस पर आपने बैन तो लगाया, मगर अब वो मौजूद थे जो सईद गनी से लेके कई वजारतें चलाते हैं, और इसी शहर में पीपल्स पार्टी विंग की सदर नुसरत नगारी भी मौजूद थी, और बासर दौलतमंद पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए थे। तो आपके ऑफिशियल बैन से फर्क कोई नहीं पड़ा। जो सच बात है वो कहनी चाहिए ना। मेरे पास और बहुत सी बातें हैं, और जहां तक इन बातों का जवाब सवाल है कि मुझे 1-2 फोन आए, कैलिफोर्निया से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे व्लॉग के बाद मुझे कॉल किया कि कराची वालों से तो बेहतर है ना कि सिर्फ हलीमी चटाते हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोल के देते, और फील्ड मार्शल के फंक्शन में जाके बैठते हैं, ओवरसीज फाउंडेशन के फंक्शन में जाके बैठते हैं कि रियासत जब डूब रही है हर तरफ से और लोग, खासकर कराची के लोग मर रहे हैं, तो ह्यूस्टन शहर में कराची वाले ड्रामे रचा रहे हैं और तकरीबात मुनक्किद करके सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं फ्लैग की तकरीब की आड़ में, 14 अगस्त की आड़ में। तो मैं उनसे एग्री करता हूं, मगर ये ध्यान में रखें कि मैं बोल रहा हूं अकेला सही, मगर ये आवाज निकल रही है, लाख लोग खामोश हो, मैं अपना जवाब दे हूं, मैं पूरे शहर का जवाब दे नहीं हूं। मैं इससे ज्यादा इस पर और गुफ्तगू नहीं करूंगा, मगर इसको कंटिन्यू करूंगा। मैंने पिछले दिनों जो पीएच ने ड्रामा किया था सोनी धरती, जो वाकई ड्रामा था, तो मैंने उस पर तनकीद की। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कल बताया कि कहा जा रहा पीएच से आवाज आई है कि देखें हमने इतना बड़ा काम किया, इतने लोग जमा किए, इतना कामयाब शो। आफाक साहब ने उस पर भी तनकीद कर दी। हाँ, मैंने तनकीद की, और आपकी किसी जाति हैसियत में तनकीद नहीं की, इज्तिमाई तौर पर की। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अभी 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने बताया कि औरंगजेब जो वजीर खजाना है, वो कहते हैं कि 2022 में जो सैलाब आया सिंध में, पंजाब में मामूली था उस दफा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने $11 बिलियन देने का जो वादा किया, तो उन्होंने कहा कि हम कैश तो नहीं देंगे आपको, प्रोजेक्ट लेकर आ जाइए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। खबर छपी, यहां इन प्रोग्रामों में सबसे पहले जिक्र हुआ। कल असद कैसर, मोहम्मद जुबैर जो मुस्लिम लीग नून के ही है, और दूसरे पोजीशन लीडर बैठे यही दोहरा रहे थे कि वज़ीर आज़म चाइना में बैठा है, मुल्क डूबा हुआ है। इन प्रोग्रामों में पहले बता दिया गया, और वहां वो हंस रहा है, कह लगा रहा है, और वहां बैठकर झूठ बोल रहा है कि यहां कोई करप्शन नहीं है। 300 बिलियन रुपए तो चीनी माफिया खा गई, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ये मैंने बताया आपको सबसे पहले। और वो कहता है करप्शन नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बैठकर झूठ बोल रहा है। और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता कि ऑडिटर जनरल की क्या रिपोर्ट है? 3.5 साल हो गए पीडीएम की पहली हुकूमत से लेकर अब तक, दर्जनों मुल्क जा चुके हैं, और मखसूस जो मुल्क है बार बार जाते हैं, टर्की, चाइना, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, यूएई, कतर। एक सिंगल पेनी की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, एक भी सिंगल पेनी की। तो क्यों जाते हैं? जापान गई ब्रांडेड वर्दी आला, 35 लोगों का इंटोरेज लेके,
एयरफोर्स का जहाज लेके 16 करोड़ रुपए खर्च करके 2 वजीर बिठा के 4 उस वक्त न्यूयॉर्क में और अमेरिका में और कनाडा में घूम रहे थे और लोग डूब के मर रहे थे। कोई एक इदारा अपनी जगह काम नहीं कर रहा। एक तो होता है ना कि किसी माशरे में मुकम्मल माशरत इंसानी माशरा कोई भी नहीं है ना, वरना ना मज़ाहिब आते, ना ये रियासती निज़ाम आते, ना ये चेक एंड बैलेंस के सिस्टम आते, ना डेमोक्रेसी आती, कुछ नहीं आता ना। आप एक लम्हे को समझ लें, मैं समझता हूं कि 65% अगर कोई माशरा काम कर रहा है, 35% उनमें खराबी है, तो आप उम्मीद की दुकानें खोल के बैठे, अच्छा लगेगा कि ये खराबी है, हमें इसे दूर कर लेनी चाहिए और इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, एफर्ट पुट करनी चाहिए और पूरी डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा लगेगा। मगर जब सब ये एग्री करते हो कि 99.9% सारे इदारे टूट चुके हैं। एक साहब मेरे दोस्त है, उनकी भी उम्मीद की दुकान है, तो कल उनसे पाकिस्तान बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगे लूट मार मची हुई है, परेशान है, अब सिंध परेशान है, सिंधी अवाम और कराची वाले कि अब सैलाब आएगा, कराची में तो पहले ही पानी नहीं मिलता, अब और किल्लत पैदा होगी, जो तबाही आएगी, और जो पंजाब से सिंध तक तबाही का तखमिया लगाया जाए वो 1000 अरब है। अब इसमें इकॉनमी आगे बढ़ेगी कि ग्रोथ रेट 1.7 समथिंग है, वो आगे बढ़ेगा या और नीचे जाएगा। लूट मार से लेकर बददियानती हलफ तोड़ा जाता हो जिस रियासत में कुरान उठाकर और अपने तौर पर फील्ड मार्शल लोग बन जाते हो और फखर से दूसरों को ये भाषण देते हो कि आप आइन की पाबंदी करें, उस रियासत के बाहर रहने वाले वो आए बाहर क्यों, पहले तो ये तय हो। और अगर वो आ गए हैं तो क्या उन्हें गुडी गुडी सब दिखाना चाहिए, उन्हें सब ये बताना चाहिए कि बस ये वतन अगर ना होता तो हम कहीं के ना रहते। मेरा इख्तिलाफ है आपसे। वतन का मतलब कहीं ये नहीं है कि अगर वहां बुराई की जड़ जो है तनावर दरख्त बन चुकी हो और लोग अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो, भूख का शिकार हो, बीमारी का, बेरोजगारी का, बद इंतजामी का, बेइंसाफी का, उसके लिए जिहाद जायज है, उस रियासत से लड़ जाना चाहिए। मगर आप यहां दिखा रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है, आप मार्का हक दिखा रहे हैं जिसने हमें और सीज कर दिया। मैं कहता हूं मोदी तुझसे अल्लाह निपटे कि तेरी इस हिमाकत से पाकिस्तान के 30 करोड़ अवाम को कितना बड़ा नुकसान पहुंच गया है, और सीज हो गए, उनका कंट्रोल और मजबूत हो गया है कि कुछ बंदूक से एक तस्वुर करें कि एक आदमी की जबान पर कुरान है और एक हाथ में तलवार है, बंदूक पकड़ी हुई है, और वो कह रहा है कि जो मैं कहता हूं, मैंने आपको बताया था ना कि जी नोटिफिकेशन उनका 5 साल का होगा, तो आ रही है हर तरफ से खबरें कि नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है और 5 साल का आएगा, क्योंकि 2 साल की नोटिफिकेशन की तो जरूरत नहीं थी। वो तो मोहतरम कह चुके हैं राना सनाउल्लाह कि 26वीं तरमीम के तहत किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 2027 तक रहेंगे। उसके फौरन बाद ही तैयारी शुरू हो गई कि नया नोटिफिकेशन आएगा, 5 साल का आएगा और वो 2030 तक रहेंगे। वो इतने डरे हुए हैं और खान साहब को बनी गाना लेकर जा रहे हैं क्योंकि खबरें आ रही है वो बीमार है। अच्छा, बड़े लोग, आम आदमी जो जेल में सैकड़ों लोग मर जाते हैं साल के, किसी को पता चलता है? मगर कान खराब अगर खान साहब जैसे एक लीडर का है और नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स गिरा दी जाए तो दुनिया में कयामत बन जाती है। अशराफिया की इंपॉर्टेंस है उस मुल्क में, इंटरनेशनल दबाव भी है, बनी गाला शिफ्ट कर देंगे और ये भी प्रोपेगेंडा करेंगे कि डील हुई ताकि खान साहब गंदे हो। जैसे नवाज शरीफ को खुद भगाया और भगाने वालों ने बाद में उनको बदनाम कर किया ताकि उनकी पॉपुलरिटी जो है वो खत्म हो और जीरो पहुंचा दी। अब ये खेल खान साहब के साथ भी होने जा रहा है। तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से, अमेरिकन पाकिस्तानियों से, ह्यूस्टन के पाकिस्तानियों से, यहां रहने वाली चलने वाली तंजीमों से पूछना चाहता हूं, आपका ये फर्ज नहीं है कि आप 14 अगस्त को, 23 मार्च को या कोई भी जो कौमी हमारे दिन आते हैं उस पर लोग जमा करें, रियासत से सबको मोहब्बत है। मगर ये भी बात की जाए कि 78 सालों में अजीम तरीन कुर्बानियां देने के बाद
अवाम के हाथ क्या आया, ये मुल्क आज कौमी सतह से लेकर इंटरनेशनल बैन अवी सतह तक कहां खड़ा है, इसकी क्या वैल्यू है, और आपके अपने लोग क्या खुद सोच रहे हैं और कैसे तमस्खर उड़ा रहे हैं, मैं उसकी एक झलक दिखा रहा हूं। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। ये मैंने तो नहीं बनाया है, ये उसी मुल्क में बैठकर लोग बना रहे हैं, और इसमें सच्चाई नहीं है क्या? देखिए, मेरा टोटल किसी की रात को मैंने कभी निशाना नहीं बनाया। मेरी टोटल एक शिकायत है कि जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटीज है, उस पर बात करें नाइस वे में, सोफिस्टिकेटेडली। यहां से आवाज निकलनी चाहिए, इज्तमाई आवाज। हमें अपने बहन भाइयों, यार दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने शहर वालों, अपनी रियासत के अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। हर घर से लोग भाग रहे हैं, हर घर से जिसका बस चल रहा है, निकल रहा है, वो पैसे वाला हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो सियासतदान हो, वो आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, और गरीब तबके की तो पूछे ही नहीं। कश्तियों में बैठ बैठ के तो वही भाग रहे हैं, निकल रहे हैं ना। थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी अपनी हिस्स का मुजाहरा कीजिए, अपने शऊर का, अपनी तालीम का मुजाहरा कीजिए जो आपने वहीं से हासिल की है। यहां से लर्न कीजिए। रोटी खाना सबका हक है। कोई ये नहीं कहता कि आप हमें इक़्तिदार में हिस्सा दे दें, कोई ये नहीं कहता कि जी हमें फैक्ट्रियां दे दें। फैक्ट्रियां तो सब आप ले चुके। शुगर माफिया कौन है? जुबैर ने और असद कैसर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सुन रहे ना कौन लोग बैठे हैं और वो क्या बता रहे हैं, और ये शुगर माफिया कौन है? ये खुद ही सब कुछ है। हर चीज इन्होंने सीज कर दी है कि जो रियासत चला रहे हैं ये उन्हीं के दलाल है सामने। ये कहना गलत है। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं, फिर एक तरफ मजालिम क्या हो रहे हैं और उनका जवाब वहां से क्या आ रहा है वो भी सुन लीजिए। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादतियों को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पर कुल अंदाजे की सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जंग साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें। जानते हैं ना इनको? अख्तर मेंगल है, वजीर आला है, इनका बाप भी वजीर आला रहा है। ये पाकिस्तान के कभी बहुत बड़े हमायती हुआ करते थे। आज क्या कह रहे हैं? कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जब आप लोगों के बारे में बात करेंगे ना, नस्लें तबाह कर देंगे, तो नस्लों पे फिर जवाब आएगा ना। ये जवाब है। ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये वो अख्तर मेंगल है जिसके अपने सगे भाई को भुट्टो की हुकूमत में 73 में कराची से गायब कर लिया गया था। और जब भुट्टो ने पूछा तो कहा गया कि कहते आप अफगानिस्तान भाग गया है, जो आज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा ये कैसे कहते? उन्होंने कहा जी बताओ, लाश ही बता दो। उन्होंने कहा वो अपने ठट्टा के करीब कहीं दफन कर दी। आज भी कराची में, इस्लामाबाद में, कोयटा प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों बलूची बैठे हैं। अब मैं आपको आपके शहर कराची का एक वाकया सुना देता हूं। यही मुझे सुनाया है। काश मैं उसका कोई डिटेल बता सकता, उसका कोई निशान बता सकता। कि मुझे एक दोस्त ने 2 दिन पहले ही बताया कि उनके एक बेस्ट फ्रेंड का बेटा जो कंप्यूटर इंजीनियर था और जो अपने घर में
बच्चों को कंप्यूटर की तालीम देता था, आज से 10 साल पहले उठाकर ले गए। 10 साल। जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उस वक्त थे, अब वो बच्चे बड़े हो गए, 5-5, 6 साल के बच्चे थे तो अब यकीनन बड़े हो गए ना, 17, 18 साल के हो गए। तरले डाले हर तरफ। आखिर में अदालत में आके इकरार किया कि हम ले गए थे 2 साल पहले। उसके बाद अदालत भी कभी नहीं आए। तो वो कहते हैं कि उन्होंने किसी के जरिए जो उस रियासत के लोगों के करीब है उससे राब्ता करके कहा कि यार हमारी बात ही करवा दो, एक बार मिलवाई दो, शक्ल ही देख ले। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं तुम इस मामले से दूर रहना। और फिर उस बंदे ने समझाया कि देखे इसको दबा दे, शायद कभी जिंदगी में वापस आ जाए। रियासत ऐसी होती है, ये रियासत होती है। पूछे नासिर साहब, बाबर गौरी साहब, आप भी औलाद वाले हैं। पूछे आरिफ अजीमी साहब, अपने गिरबान में झांक के पूछे। और जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं, आमिर पिपरानी साहब, सलमान नजाकी साहब, न्यूयॉर्क में सरवर चौधरी साहब और हमायूं शब्बीर साहब से लेकर एक लाइन है, अगर मैं नाम लूं सबके, अपने गिरेबानों में झांके और पूछे, सवाल करें। आप लोग अगर ये भी नहीं कर सकते कि यहां पर नाइस वे में किसी पे तनकीद किए बगैर पाकिस्तान के इश्यूज पर बात भी नहीं कर सकते, तो जारी रखे मेरा बाइकॉट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना, मुझे तकलीफ होती है, मुझे एहसास है। मैं हमेशा से कहता हूं कि लाश उसी की होती जिसके घर चोटती है। बाकी तो लोग फाता पढ़ के उस फाता के दौरान ही सियासी बातें कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें एहसास होता है। साना हो, अपना हो, PAGH हो, फ्रेंड्स ऑफ कराची हो, कोई भी जमात हो, मेरी किसी से जाती कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर आप में इज्तिमाइयत आ जाए, आप इकट्ठे हो जाए। एक PTI ने पूरी दुनिया में वक्ता डाला हुआ है, ओवरसीज फाउंडेशन को ओपन करना पड़ गया, जिसको पर बाकायदा चादर डाल के ढका हुआ था और खरबों रुपए सालाना खाए जा रहे थे। आप में से 99% को पता भी नहीं था कि ओवरसीज फाउंडेशन क्या चीज है। एक दबाव ने, अगर आप ह्यूमन राइट्स के इशू पर रियासती निजाम की बेहतरी के हवाले से अगर आप में इज्तिमाइयत आ जाए, ये घुटने टेक देंगे। या वो पाकिस्तानी अवाम जो इन सारे मसाइब का शिकार है, खौफ डर दिल से निकाल कर अपने अपने शहरों में बाहर निकलना शुरू कर देंगे। बाहर भी नहीं निकल सकते, घर के दरवाजे पर बैठ जाए। एहतजाज क्या होता है, उसकी न्यूज सेंस वैल्यू यही होती ना कि दुनिया को पता चले और जो जुल्म ढा रहे हैं उनको पता चले कि लोग उनके खिलाफ भड़क उठे। आप अपनी फैमिली के साथ घर के दरवाजे पे ही बैठ जाए। 1 घंटा रोज शाम को जब बिजली नहीं होती, दम घुटता है गर्मी से, सफोकेशन से, तो रेस्टोरेंट पे, होटलों पे जाके बैठते हैं ना। घर के दरवाजे पे अपने बहन भाइयों, माँ बाप, बीवी बच्चों के साथ बैठ जाइए। गलियों की गलियां, पूरा मुल्क भर जाएगा और ये भाग। मैं अपना फर्ज अदा करने की कोशिश करता रहता हूं, करता रहूंगा। किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं दिल्ली मार्केट करता हूं, मगर मेरा कहीं कोई मफहूम नहीं होता कि मैं किसी को जाती तौर पर हर्ट करूं। मगर ये मैं कह रहा हूं कि आपकी ये बेहिसी, ये खामोशी इस रियासत के डूबने में एक मददगार साबित हो रही है। ये लुटेरे सब भाग जाएंगे। आपके मेरे बहन भाई जो वहां रहते, वो बदतरीन से बदतरीन हालात का शिकार होते जा रहे हैं। अब देखिए, और सब लोग शहर में गुफ्तगू कर रहे हैं कि बासित जलीली कभी कमेंटेटर हुआ करते थे, अमेरिका में रहते हैं, अब ह्यूस्टन में रहते हैं। इंडियन शो करने जा रहे हैं, इंडियन आइडल का एक लड़का है, उसके साथ एक इंडियन हैदराबादी मुसलमान के साथ, एहसन कुरैशी साहब के साथ, सब बातें कर रहे हैं। मुझे फ्लायर भेजे जा रहे हैं कि देखें, इंडियन हमारा बाइकाट करते हैं, ना हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, ना हमारे ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, ना हमारे शोज में आते हैं। और मार कहे हक के बाद तो मुकम्मल तौर पर
वो दूर हो गए। मगर हमारे लोग जो है इंडियन शो कर रहे हैं और अपने लोगों को बुलाना चाहते हैं। आतिफ असलम का जब इंडियन शो करते थे प्रमोटर डायरेक्ट, तो 80% इंडियन बैठे होते थे, 60% 40 पाकिस्तानी। अब आतिफ असलम का शो हुआ तो मुझे लोग बता दें कितने इंडियन थे उसमें, क्योंकि पाकिस्तानी ने किया था। मैं बोल रहा हूं अब बासित जलीली साहब भी नापसंदीदगी ले आएंगे अपनी निगाहों में मेरे लिए, और दूसरे लोग भी ले आएंगे। मगर मसला क्या है कि आपस में बातें करेंगे, दिल में बुरा जानेंगे, जो ईमान की सबसे कमजोर निशानी बताई गई है। हदीस नबवी है कि अगर कहीं बुराई होते देखो तो उसे ताकत के जोर पर रोक दो। अगर ये नहीं कर सकते तो हाथ के इशारे से मना करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो, जो कि ये ईमान के इंतहाई कमजोर होने की निशानी है। तो आप उसी मरहले में है। तो मैं बासित जलीली से कहना चाहता हूं, थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, थोड़ा ख्याल कर लेते हैं। ये दुरुस्त है कि यहां किसी को हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं है, जो चाहो करो, जैसे चाहो करो। मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो इस मुल्क की क्रिएशन के खिलाफ हूं कि 70 करोड़ मुसलमानों को बर्बाद कर दिया गया। मगर जब वो नफरत करते हैं हमसे, जब वो हमसे दूर रहना चाहते हैं, तो हम भी उनसे, अगर वो एक कदम पीछे हटेंगे, हम 40 कदम पीछे हटेंगे। आपको यह काम नहीं करना चाहिए था, और मौजूद हालात में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और पाकिस्तानियों से भी मेरी ख्वाहिश होगी कि गौर करें, कौम परस्ती ही हम आपस में लड़ सकते हैं, अंदर एक दूसरे को कह सकते हैं, मगर दुश्मन के सामने नहीं कहेंगे। अगर मोदी ये हमारे आर्टिस्टों का बाइकाट करवा सकता है, राहत फतेह, नुसरत फर से लेकर मुतनी रहे, और आतिफ असलम के सबके वीडियो पे पाबंदियां लगा सकता है, तो हमारे लोग कैसे शो कर सकते हैं? अगर आतिफ असलम के शो में इंडियन नहीं आएंगे तो पाकिस्तानी क्यों जाएंगे, या पाकिस्तानी उनका शो क्यों करेंगे? मैं तो सिर्फ वो कहूंगा जो देखूंगा। मेरी कोई लाग लपट नहीं है, कोई मफाद नहीं है। बाकी आप जानते हैं, आप समझे। आज के लिए जा दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।